तक खान साहब को रिहा नहीं करेंगे तब तक हमने जाना नहीं है। हमने मोहसिन नकवी के ऑफिस में जाने और वजीर आजम जो दोला शरीफ है उसके ऑफिस में जाने। जब तक खान साहब को रिहा नहीं करेंगे तब तक हमने नहीं जाना। हमने जो ये फाइल लगाई है हम देखेंगे। एहतजाज, धरना, मारधाड़, खून खराबा, मामलाते ज़िंदगी मुअत्तल, माशी पहिया जाम, सियासी फुकदान, पाकिस्तान बना आवाम के लिए मिसले जिंदान। ये सब पाकिस्तान के लिए नया नहीं है, माजी के कई अबवाब पर रकम है, लेकिन बदकिस्मती से हमारा हाल आज भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। 24 नवंबर का एहतजाज पाकिस्तान की तारीख में एक गैर मामूली वाक़ये के तौर पर याद रखा जाएगा, जिसके सराज से कोई ज़ी शऊर मुंह नहीं मोड़ सकता। ये एहतजाज तो ख़त्म हो गया मगर अपने पीछे कई सवालात छोड़ गया। इस एहतजाज से आखिर हासिल क्या हुआ? कौन जीता, कौन हारा? क्या सियासतदानों को होश के नाखून आए? क्या आवाम को अंदाजा हुआ कि वो इस निज़ाम में कहाँ खड़े हैं? फेक और ट्रू न्यूज़ की भरमार में आखिर हक़ाइक़ कहाँ हैं? इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए हम आपके साथ वो हक़ाइक़ शेयर करेंगे जिनसे पता चलेगा कि आखिर इस्लामाबाद की सड़कों पर हुआ क्या। बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल दी गई। आखिर इस एहतजाज की जरूरत क्यों पेश आई? इस एहतजाज का मकसद क्या था? देखें, ये पीटीआई की फाइनल कॉल थी अपने लीडर की रिहाई के लिए, 26वीं आईनी तरमीम को रिवर्सल के लिए और सियासी कैदियों की रिहाई के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर गुज़िश्ता 2.5 सालों से एक वो ज़ेर अताब हैं, उनके तमाम लीडर जो हैं वो कैद में हैं। घर में बैठ कर रहने से अगर वो अपना एक सियासी जो जदोजहद है वो जो करना चाहते हैं तो उसके लिए तो एहतजाज का रास्ता उन्होंने अपनाया। बात ये है कि क्या उस एहतजाज को किस तरीके से टैकल किया गया। डिसऑर्गेनाइज्ड किस्म की एक्टिविटी थी ऑन बिहाफ ऑफ पीटीआई, इफ आई वुड से। उनकी जो लीडरशिप है, उस लीडरशिप के दौरान जो कोहेजन है वो बिल्कुल नहीं था, और एक तरह से अगर हम ये कहें कि एक क्रेडिट लेने की कोशिश थी कि गंडापुर साहब जो हैं वो क्रेडिट लेना चाहते हैं, बुशरा बीबी क्रेडिट लेना चाहती हैं। लीडरशिप है उसके अंदर कोहेजन नहीं था, उसके अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं था, और एक तरह से हर कोई लीड करने की कोशिश कर रहा था, और कुछ फोर्सेस ऐसी भी थी पीटीआई विद इन पीटीआई जो इस धरने की नाकामी भी चाहती थी। एहतजाजी काफिला जो कि केपीके और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से निकला, उसमें कसीर तादाद केपीके के अवाम की थी। ताहम एहतजाजी कॉल पूरे पाकिस्तान के पीटीआई वर्कर्स और नुमाइंदों के लिए थी। जिला खैबर पख्तूनख्वा जो है वो खुसूसी कंटेनर उन्होंने तैयार किया है, उस पर बैठ होंगे और सबसे जो फ्रंट पे होंगे, और उसके साथ जो वर्कर्स हैं वो भी काफिले की शक्ल में इस्लामाबाद का रुख करेंगे। पंजाब से सबसे ज्यादा एमएनएज हैं पीटीआई के इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन पंजाब से आपको कोई इतनी बड़ी पार्टिसिपेशन नजर नहीं आई। लाहौर की जो अंदर के जो रास्ते हैं वो खुले हुए हैं। ये मुल्तान रोड है, नहर के साथ जो रास्ता आता है, इधर से बैरियर टाउन जा सकते हैं, ठोकर न्याज भी जा सकते हैं, तो ये रास्ता खुला हुआ है, और ये रास्ता जो है मोटरवे की तरफ जाता है और इस्लामाबाद इधर से जा सकते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा, कोई कारकुन, कोई वर्कर यहाँ पर नहीं पहुंचा। केपीके के शहर पेशावर से शुरू होने वाले काफिले की रहनुमाई अहलिया इमरान खान, बुशरा बीबी और सीएम केपीके अली अमीन गंडापुर कर रहे थे। एक बड़ी बददिली की फिजा मुझे नजर आई। मैंने जब लोगों से बात की तो वो ये कह रहे थे कि ये फिर भाग जाएगा। अली अमीन गंडापुर के बारे में जो प्रोटेस्टर्स थे वो ये कह रहे थे ये फिर भाग जाएगा, ये नहीं रुकेगा। एहतजाजी काफिला अटक, बुरहान इंटरचेंज, कटी पहाड़ी और 26 नंबर पर हुकूमत की जानिब से लगाई जाने वाली तमाम रुकावटों को अबूर करता हुआ बिल आखिर इस्लामाबाद पहुंच गया। जैसे हुकूमत का दावा था कि इन्हें अटक पुल से आगे नहीं आने देंगे। कहा गया कि पुलिस जो है वो रेत की दीवार साबित हुई। जी, पुलिस रेत की दीवार साबित हुई इंसानी जानों को बचाने के लिए, इंसानी जानों का ज़िया बचाने के लिए जो हमारी जिम्मेदारी है पुलिस की, अवाम नास के तहफ़्फ़ुज़ की, हमने वो किया। गाजी में टफ टाइम दिया पुलिस को, और फिर उसके बाद इस्लामाबाद में 26 नंबर पे काफी उनकी झड़पें हुई, और फिर संजानी से आगे नहीं गए।
आने देंगे। और फिर हमने देखा कि वो बड़ी तसल्ली के साथ डी चौक पहुंची। पुलिस वेंट इन रिट्रीट, वो उनको काबू करने में नाकाम रही, एंड देन दे ओपनड एवरीथिंग। जो रास्ते बंद थे वो मुश्किलात तो आम शहरी के लिए थी। हमें तो यूं लगा कि जैसे ये एहतजाज करने वालों के लिए बड़ी सहूलत से रास्ता बनाया गया। मैं आ रहा था तो मैंने श्रीनगर हाईवे पे देखा प्रोटेस्टर्स को। इस्लामाबाद पहुंचने तक बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर वक्तन फवक्तन आवाम से खिताब करते रहे। डी चौक पर एहतजाज करने वालों और पुलिस एहलकारों के दरमियान क्या हुआ? 26 नवंबर को जो हमने सीन्स देखे जहां से ब्लू एरिया शुरू होता है, बहुत बड़ी नफरी तायनात थी, लेकिन हमारे देखते ही देखते जो ही प्रोटेस्टर्स अराइव किए, सारी जो पुलिस थी वो भागी वहां से, बसों में बैठी और बसें जो हैं वो निकल गई। उसके बाद हमने एक भी सिक्योरिटी पर्सनल जो है उसको नहीं देखा जिना एवेन्यू के अंदर, एंड देन दे जस्ट रैम्ड इन, और फिर उन्होंने वहां पे रुकावटें हटा दी, कंटेनर्स को उन्होंने हटा दिया, और फिर वो जिना एवेन्यू जो था लिटरली वो उन्हीं की डोमेन थी, उन्हीं के कब्जे में आ गया था एक तरह से। रिकॉर्ड है उर्दू के, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास क्या है, इंशाल्लाह इसके वो सबक दिखाएंगे जो दुनिया याद रखे। हम अभी डी चौक तो पहुंच गए। अभी वज़ीर आज़म मोहसिन नकवी को चाहिए कि वो यहाँ से भाग जाए, क्योंकि हमारा टारगेट, क्योंकि हमारा भाई शहीद हो गया, भी शहीद हो गया। इधर कैमरे इस्राइल की तरह उसे कैमरे के आगे हम और सिंध से आए, लाड़काना सिंध से आए, इमरान खान को आजाद करके फिर जाएंगे इंशाल्लाह। ये चोर खान साहब को रिहा नहीं करेंगे तब तक हमने जाना नहीं है। हमने मोहसिन नकवी के ऑफिस में जाने और वज़ीर आज़म जो डोला शरीफ है उसके ऑफिस में जाने, जब तक खान साहब को रिहा नहीं करेंगे तब तक हमने नहीं जाना। हमने जो ये फाइल लगाई है हम देखेंगे। तकरीबन असर के वक्त पुलिस ने और रेंजर्स ने उनके साथ मुकाबला शुरू किया, उन पर रबड़ बुलेट्स फायर किए और उन पे आंसू गैस के शेल्स जो थे वो भी बरसाए गए। इनके पास गुलेलें थी, इनके पास पत्थर थे जिससे वो उनको निशाना बना रहे थे, सिक्योरिटी फोर्सेस को आगे बढ़ रहे थे। फिर हमने ये मंजर भी देखा कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनके और बुशरा बीबी की गाड़ी को के ऊपर मुक्के बरसाए गए, उनके ऊपर उन्हें कहा गया कि आप आगे बढ़ें, हमने डी चौक पहुंचना है, लेकिन वो वहाँ पर मौजूद रहे, आगे नहीं बढ़ सके। ये तकरीबन असर और मगरिब के दरमियान वर्कर जो था वो पुलिस के साथ और रेंजर्स के साथ और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ वो मसरूफ था। डी चौक के मनाजिर आप देख सकते हैं, इस वक्त रेंजर्स जो कंट्रोल संभाल लिया है, शेलिंग की जा रही है। तकरीबन 5 बजे तक उन्होंने सिर्फ डी चौक जो है वो उसको दोबारा अपने कंट्रोल में लिया। अब 5 बजे जब डी चौक कंट्रोल में लिया तो अब ये जो 2 बजे से लेके और 5 बजे के दरमियान जो 2.5-3 घंटे थे, इस दौरान इतनी शदीद फायरिंग और इतनी शदीद आंसू गैस की शेलिंग हुई है कि मैंने इस्लामाबाद की तारीख में नहीं देखी। हुकूमती नुमाइंदे एहतजाज पर जारहाना रवैया अपनाते हुए नजर आए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि एहतजाज करने वालों के हाथ में वेपन भी है। जो गवर्नमेंट है वो हमेशा जो है वो एग्रेसिव नहीं होती, वो हमेशा पोलाइटली और चीज़ों को जो है वो मीडिएशन के थ्रू लेके चलती है। लेकिन हमने इस एहतजाज के दौरान देखा कि पहली मरतबा हुकूमत जो है वो थ्रेटन कर रही थी। वज़ीर दाखिला जो है वो भी और वज़ीर इत्तलात तारड़ वो भी ये कह रहे थे कि हम गोली चलाएंगे तो ये सारा जो प्रोटेस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। हम जहाँ तक हो सकता है रिलीफ देने की कोशिश करें, लेकिन आपके सामने मजबूरी है, उनके हाथ में वेपन्स हैं, उनके हाथ में गुलेले हैं, उनके हाथ में हर तरह की चीज़ है। हुकूमत का काम बड़े भाई का काम होता है। हुकूमत को जख्मों पर मरहम रखना चाहिए, जख्मों को कुरेद कर उन पर नमक नहीं छिड़कना चाहिए। सख्ती से निपट रहे हैं, दोबारा आके दिखाएं, हम खड़े हैं, भरपूर जवाब देंगे और किसी को कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू का रुख नहीं करने देंगे। 24 नवंबर की शाम को डी चौक पर जो कुछ हुआ उस पर बैन-ए-अक़वामी मीडिया ने अपनी फाइंडिंग्स कुछ यूं दी। अल जज़ीरा ने 4 अफराद के एहतजाज में जाँ बहक होने की तस्दीक की, जबकि BBC ने 26 जख्मियों को पॉलीक्लिनिक लाने की तस्दीक करते हुए कहा कि पिम्स और सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स को अदाद-ओ-शुमार शेयर करने से मना किया गया। ताहम BBC का कहना था कि 2 डेड बॉडीज जिनका ताल्लुक शांगला और मर्दान से था उनको अस्पताल लाया गया। मुझे अच्छा नहीं लगा जिस तरह अता तारड़ साहब ने, जो कि वज़ीर इत्तलात है, कि उनका काम इंफॉर्मेशन का है, कम्युनिकेशन का है, इबलाग का है, हुकूमत के मामलात को लोगों तक पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने जो तकरीर की उस दिन
وہ کوئی اچھی تقریر تو نہیں تھی. اسے تو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی فتح کا جشن منا رہے ہیں. تو یہ فتح کا جشن تو نہیں تھا. کچھ رینجرز مارے گئے, کچھ احتجاجی مارے گئے, اور وہ جس طرح کی تقریر کر رہے تھے یہ تو لوگوں کو افینڈ کرنے والی تقریر. پی ٹی آئی کے رہنما لطیف کھوسا نے یہ دعویٰ کیا کہ ڈی چوک آپریشن میں 278 اموات ہوئی ہیں. 278 لوگ انہوں نے سیدھے گولیاں مار کے شہید کیے. پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے دعویٰ کیا کہ 100 سے زائد اموات ہوئی ہیں. شہید کر دیے گئے. پی ٹی آئی رہنما شیخ وقاص اکرم نے دعویٰ کیا کہ 100 سے زائد اموات ہوئی ہیں. بہت سے لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے اور ان کی تعداد جو ہے وہ بالکل سینکڑوں سے اوپر, مطلب ہے کہ 100+ میں جا رہی ہے جو ابھی تک رپورٹس ہیں. پی ٹی آئی رہنما شیر افضل مروت نے کہا کہ 50 سے زائد اموات ہوئی ہیں. 50 سے زیادہ ہمارے شہداء ہیں اور ابھی تک کوائف اور تفصیلات ہم جمع کر رہے ہیں. پی ٹی آئی رہنما رؤوف حسن نے دعویٰ کیا کہ 26 سے 27 اموات ہوئی ہیں. تقریباً 26-27 لوگوں کے جو نام ہیں, ڈیتھس جو ہیں وہ تو کنفرمڈ ہے. پی ٹی آئی لاہور کے رہنما سلمان اکرم راجہ کے مطابق 20 اموات ہوئی ہیں. کم از کم 20 افراد شہید ہوئے. بیرسٹر گوہر نے عمران خان سے ملاقات کے بعد یہ واضح کر دیا کہ ان کا باقی دعووں سے کوئی تعلق نہیں ہے اور جو پی ٹی آئی کی اموات ہیں ان کا نمبر 12 ہے. اتنی بڑی کنفیوژن پیدا ہوئی کہ مطلب گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل خاموش ہے. لیکن جو پرابلم حکومت کی طرف سے آئی کہ انہیں جو حقائق بتانے چاہیے تھے وہ درست طور پر نہیں بتا سکے, یہ تسلیم کرنا چاہیے. گورنمنٹ کہتی ہے جی کہ ہمارے پاس نہ کوئی ڈیڈ باڈی ہے نہ زخمی ہے, ہسپتالوں کو منع کیا گیا ہے. سورسز کے ذریعے پتہ چل رہا ہے کہ تقریباً 6 سے 8 کے درمیان جو ہیں ان کی اموات ہوئی ہیں. جو نمبر ہیں اس کے اوپر کنفلکٹ ہے. پاکستان تحریک انصاف نے جو آفیشیل نمبر کنفرم کیا ہے وہ ابھی تک 12 ہیں. جب آپ کو مصدقہ ذرائع سے کنفرمیشن نہیں ہوتی تو پھر افواہیں جنم لیتی ہیں, پھر سینہ گزٹ چلتا ہے, پھر سنی سنائی باتوں پر لوگ یقین کرنے لگ جاتے ہیں. پوری دنیا میں جہاں جہاں پر بھی پاکستانی ہیں, یورپ میں, امریکہ میں, کینیڈا میں, وہ باہر نکلے اور انہوں نے اپنا پروٹیسٹ جو ہے وہ ریکارڈ کیا, اور وہ پروٹیسٹ کسی نہ کسی حد تک انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو کور بھی کیا. انٹرنیشنل میڈیا کا تو ایک جاب ہے. اگر انڈیا میں مظاہرے ہو رہے ہوتے تو ہم نے کور کرنے تھے, ہم نے کسانوں کے کور کیے تھے. تو اب ہم ان کو بلیم تو نہیں کر سکتے. ظاہر ہے جو پاکستان میں جو کچھ ہو رہا تھا انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو بڑا کور کیا. میں دیکھ رہا تھا کہ امریکی اخبارات, یو کے اخبارات, انڈیا کے اخبارات, ہر میڈیا نے اس کو کور کیا. ظاہر ہے جب اس طرح کی کوئی کرائسس پیدا ہوتا ہے تو اپرچونٹی بنتی ہے میڈیا کے لیے, اور انہوں نے کور کرنا تھا اس کو بڑا, انہوں نے بڑے فرنٹ پیج پہ کور کیا, بڑے ہیڈ لائنز میں کور کیا پوری دنیا میں. پاکستان کا مین اسٹریم میڈیا حقائق اور واقعات کا رپورٹ کرتا ہوا نظر نہ آیا, جس کی وجہ سے سوشل میڈیا پر فیک نیوز کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا, جس نے واقعے کی سنگینی کو کئی گنا زیادہ کر دیا. دیکھیے, تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ہے یا جو صحافی ان کے ساتھ ہیں, انہوں نے حقائق کو بہت مینیپولیٹ کیا ہے. ایسے بھی لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس دھرنے میں سینکڑوں لوگ مارے گئے اس احتجاج جب ایکشن ہوا. کچھ کا خیال ہے 2000 لوگ مارے گئے, کچھ کا خیال ہے کہ یہ تعداد لاکھوں میں. لاکھوں لوگ تو اس احتجاجی کال میں موجود نہیں تھے جتنے انہوں نے اس میں ڈال دیے ہیں. اس احتجاج کی ناکامی کے جو 2 فیکٹرز ہیں, عدم اعتماد بھی تھا لیڈرشپ کے اوپر, ٹھیک ہے, اور وہ عدم اعتماد کا جو نقطہ عروج ہم نے دیکھا وہ مغرب کے وقت دیکھا, جب لوگ یہ سوچ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ علی امین گنڈا پور بھاگ جائیں گے, اور پھر ویسے ہی ہوا. ظاہر ہے اب الزامات عائد کرتے ہیں کہ جی طاقت کا استعمال کیا گیا, مگر اب پارٹی جو ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اس میں گروپس بن چکے ہیں. بشرا بی بی کا الگ گروپ ہے, علی امین گنڈا پور کا الگ گروپ ہے. لیڈرشپ کے ساتھ اوورآل ڈسکنٹینٹ بڑھ رہا ہے جو کارکنوں کا ہے. کارکن سارے سمجھتے ہیں کہ یار ہمیں تو آپ نے ایک وائلنس کے سامنے چھوڑ دیا اور ہائی اینڈ ڈرائی چھوڑ کے خود آپ بھاگے. تو لیڈرشپ کے ساتھ جو اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے کارکنوں کا, وہ اس کو بہت بری طرح ڈیمیج کیا گیا ہے. تو میرا خیال ہے یہ بڑا کرائسس کا ٹائم ہے کہ تحریک انصاف اس دھرنے احتجاجی کال سے بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہے. ان کے ہاں قیادت کا بڑا سیریس بحران ہے. کارکن ایسے ہیں جو عمران خان سے محبت کرتے ہیں لیکن وہ اپنی قیادت پر اعتبار نہیں کرتے. تحریک انصاف یوں لگتا ہے اب 2 حصوں میں منقسم ہو رہی ہے. ایک حصہ تحریک انصاف علی امین گنڈا پور ہے, دوسرا حصہ تحریک انصاف بشرا بی بی ہے, اور ان دونوں کے درمیان اس واقعے کے بعد بڑے کلیشز ہو گئے ہیں اور دونوں ایک دوسرے پر سے تلخ کلامی کر رہے ہیں, ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں اور ناکامی کا ذمہ دار ایک دوسرے کو ٹھہرا رہے ہیں.
बड़े लंबे अरसे के बाद पीटीआई पे इतना बड़ा क्राइसिस आया है, तो अब देखते हैं कि वो आगे इससे कैसे ओवरकम करते हैं, लेकिन इनके लिए ये एक मुश्किल वक्त है। जो सबसे बड़ा नुकसान मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर एक सियासी जमात के हुआ। पहले इस्तीफे आना शुरू हो गए, मजीद इस्तीफे आएंगे तो और बड़े लंबे अरसे तक कोई इस तरह की बड़ी कॉल देने के काबिल नहीं रहेंगे। अंदरूनी खलफिशार था वो हमें नजर आया, उसके अंदर जो तजादात थे वो नजर आए, और फिर जो वर्कर्स बददिल हुए हैं, अब उनके लिए वर्कर्स को मेरे ख्याल से दोबारा जमा करना जो है वो मुश्किल है। मईशत को नुकसान है, उसकी आदादो शुमार तो गवर्नमेंट ने दिए। उन्होंने कहा जी कि 125 अरब का नुकसान हो गया या 127 अरब का नुकसान हो गया, गवर्नमेंट ने वो फिगर्स दिए। एहतजाजी कॉल पर इस्लामाबाद को कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया, डेटा सर्विस भी बंद कर दी गई, जिसकी वजह से इस्लामाबाद और यहाँ मौजूद दिहाड़ीदार तबका शदीद मुतासिर हुआ। ये जो पिंडी इस्लामाबाद है ये एट हॉल्ट आ चुका था, ठीक है। लोग घरों से नहीं निकल सकते, बाहर नहीं जा सकते, और लोगों ने जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे वो उनको किया, लेकिन गवर्नमेंट जो है उसने भी अपनी क्रेडिबिलिटी बहुत लूज की है। जो मरने वालों की तादाद उसको छुपाने की कोशिश की गई। हुकूमत की कामयाबी आप इसे कह सकती हैं कि ये डिस्पर्स हो गया मामला, ये बढ़ा नहीं। 100 बेलारूस के सदर आए हुए थे और कोई बदमज़गी ऐसी नहीं हुई कि ये कई दिनों तक चला, लाहौर से काफ़िले आ गए और कहीं से काफ़िले हो गए, ऐसा नहीं है। उन्होंने डिस्पर्स कर दिया। जैसे ये धरना यह एहतजाजी काल ख़त्म हुई, साथ ही स्टॉक मार्केट से बहुत अच्छी खबर आई कि स्टॉक मार्केट आसमान से जा लगी है। उसकी रीज़न हमें समझनी चाहिए कि जब भी मुल्क में धरने हो रहे होते हैं, एहतजाज, लॉन्ग मार्च, जो कि 2014 से इमरान खान ने इसके अलावा किया ही कुछ नहीं है, तो आपकी मार्केट बैठ जाती है, स्टॉक मार्केट ग्रो ही नहीं कर पाती। लेकिन जब भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर को लगता है कि स्टेबिलिटी आ रही है, हुकूमत अपनी रेट कायम कर रही है, इस मुल्क में कानून का एहतराम हो रहा है, उस सिचुएशन में स्टॉक मार्केट बेहतर होती है। वो हुकूमत के लिए एक बेहतरी की खबर थी। एहतजाज करने वालों की अमवात हो या फिर अवाम के मुहाफिजों के ड्यूटी सर अंजाम देते हुए शहादतें हों, सियासी मफादात की रसाकशी में सियासी अदम इस्तेहकाम हो या फिर कंटेनर्स लगाकर मईशत को स्टॉप लगाना हो या फिर गरीब मजदूर की ज़िंदगी को मज़ीद अजीरन बनाना हो, जब सियासी मामला डायलॉग के बजाय इस तरह के एहतजाज पर पहुंच जाएं तो फिर नुकसान आपका भी है, नुकसान मेरा भी है, नुकसान हमारा है, नुकसान पाकिस्तान का है।